ये वीडियो में हम देखेंगे कि रिवेट जॉइंट्स का इन प्लेन और आउट प्लेन का डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो अगर ये हमारी वॉल है और यहाँ पे हमको ये कैंटिलीवर बीम वेल्ड करना है, यहाँ पे हमारे रिवेट्स लगे हुए हैं जो कि ये वॉल या कॉलम है उससे जुड़े हुए हैं। अब अब अगर हम लोड लगाते हैं यहाँ कैंटिलीवर बीम पे, एंड पे लोड लगाते हैं पी, और इसका जो डिस्टेंस है ये सेंटर जो है वहाँ से है, चारों रिवेट का जो सेंट्रोइड है वहाँ से ई डिस्टेंस पे है। तो जो रिवेट्स जिस प्लेन में है उसी प्लेन में हमारा लोड लग रहा है, तो इसको बोलते हैं इन प्लेन रिवेट अरेंजमेंट। तो पहला केस हमारा हो गया इन प्लेन। अभी इस पर्टिकुलर केस में हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो ये चारों के चारों हमारे जो रिवेट्स है उसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ और इसका कुछ सेंट्रोइड पॉइंट रहेगा और यहाँ से ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे क्योंकि इक्वल अरेंजमेंट है। अगर अनइक्वल अरेंजमेंट होता है तो जी पॉइंट जो है इसका ये अलग अलग आता। अब ये डिस्टेंस जो है मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी, सी और डी, और सभी का डिस्टेंस है वो है आर ए, आर बी, आर सी और आर डी, तो सभी इक्वल है। अब हम यहाँ पर हमारा ये पी लोड लग रहा है, तो अगर पी लोड को मैं ये रिवेट के सेंट्रोइड पे अगर ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ पर ये एक तो ये डाउनवर्ड फोर्स पी लगेगा और उसी के साथ ये डिस्टेंस की वजह से मोमेंट लगेगा जो कि पी इंटू ई रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि पी लोड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जी पॉइंट पे एक मोमेंट भी लगेगा इस डायरेक्शन में, मोमेंट पी इंटू ई। अभी हमको यहाँ पे दो टाइप के शेयर मिलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहला जो प्राइमरी शेयर मिलेगा वो हमको लोड की वजह से मिलेगा, जो कि ये पी लोड है उसकी वजह से। अभी प्राइमरी शेयर जो रहेगा वो चारों के चारों रिवेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पी लोड है तो पी डिवाइडेड बाई 4 सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्राइमरी जो शेयर लोड लगेगा टाउ, वो टी पी डिवाइड बाई 4 अपॉन एरिया लगेगा जो कि रिवेट का एरिया है। तो प्राइमरी शेयर फोर्स का अगर जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो प्राइमरी लोड हम पी डैश से बताएंगे, जो यहाँ पे पी डिवाइडेड बाई 4 है। ये प्राइमरी शेयर का लोड है वो पी डिवाइडेड बाई 4 है, उसको पी डैश से हम लिखेंगे। और ये पी डैश हमारा पी डिवाइड बाई 4 हो गया। अगर हम इसको जनरल टर्म्स में लिखते हैं तो हमको टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स लिखने पड़ेंगे आर इंटू एन। तो ये हमारा प्राइमरी शेयर फोर्स हो गया। अभी जो सेकेंडरी शेयर फोर्स रहेगा वो मोमेंट की वजह से लगेगा। अभी जो सेकेंडरी लोड रहेगा उसको हम पी डबल डैश से बोलेंगे, सेकेंडरी फोर्स, सेकेंडरी लोड, सेकेंडरी शेयर फोर्स। लेकिन अगर ये हम इनको है ना थोड़ा सिंपल रखेंगे, इसको हम पी डैश बोल देते हैं और इसको पी डबल डैश। अभी इसको ये शेयर वाला फॉर्मूला को अभी हटा देते हैं हम सब। तो अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि पी लोड जो है वो चारों के चारों रिवेट में ऐड हो गए और जनरल फॉर्मूला पी डिवाइडेड डिवाइडेड बाई आर एन है। अभी जो ये पी डबल डैश लग रहा है वो मोमेंट की वजह से लग रहा है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमको सिंपल रिलेशन पता है सभी में, सिग्मा इक्वल टू एम वाई बाई आई। तो यहाँ पर अगर हम मोमेंट लेते हैं कोई भी एक रिविट पे, जैसे ए रिविट पे अगर हम लेते हैं मोमेंट, या फिर ये जी पॉइंट पे अगर हम लेते हैं, ठीक है, जी पॉइंट ज़्यादा आसान। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट जी पॉइंट इक्वल टू 0 करते हैं तो सारे के सारे जो मोमेंट की वजह से लोड आ रहे सारे रिविट पे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक और फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जी पॉइंट पे यहाँ पर हमने देख लिया था कि अपवर्ड डायरेक्शन में सभी के अंदर पी डैश फोर्स लगेगा, क्योंकि पी डैश इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 4 है। तो सभी के अंदर डायरेक्ट पी की वजह से जो लोड लग रहा है वो यहाँ पे हम बनाएंगे मोमेंट का। तो यहाँ पे पहले तो हमको सारे के सारे जो ये लाइन्स है उसको कनेक्ट करना है और फिर एक फोर्स हमको मोमेंट हमारे इस डायरेक्शन में है पी इंटू ई, तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट और जी से परपेंडिकुलर लाइन आते हुए हमें पी डबल डैश बनाना है, सभी जगह पर परपेंडिकुलर।
पी डबल डैश फोर्स लगेगा। तो अब अभी ये डिस्टेंस हमको पता है, आर ए है, आर बी है, आर सी है और आर डी है। तो मोमेंट एट जी लिखेंगे हम समेशन, तो ये हो जाएगा पी ए डबल डैश आर ए प्लस पी बी डबल डैश आर बी प्लस पी सी डबल डैश आर सी प्लस पी डी डबल डैश आर डी। और एक मोमेंट लग रहा है जो कि पी इंटू ई है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया फर्स्ट इक्वेशन का। अभी दूसरा जो है वो हमको पता है, पी ए जो रहेगा, पी ए डबल डैश मोमेंट की वजह से, वो एक कांस्टेंट टाइम्स डिस्टेंस आर है, मीन्स हर एक फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू उसके डिस्टेंस से रहेगा। तो वैसे ही पी बी डबल डैश है वो कांस्टेंट इंटू आर बी है, पी सी डबल डैश है वो कांस्टेंट इंटू आर सी है, और पी डी डबल डैश है वो कांस्टेंट इंटू आर डी है। तो ये चारों इक्वेशन को हम ये इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो पी ए की जगह सी इंटू आर ए हो जाएगा, तो वैसे ही आर ए स्क्वायर हो जाएगा, सी आर ए स्क्वायर प्लस सी आर बी स्क्वायर, ऐसा करके हमारे पास इक्वेशन आएगा। और फिर हम अगर कांस्टेंट को सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फाइनल हमारा जो सी है वो वैल्यू निकल के आ जाएगा पी इंटू ई अपॉन आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर प्लस आर डी स्क्वायर। तो सभी इक्वेशन में हमको सी का वैल्यू फाइंड करना है, और एक बार सी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा उसके बाद सी का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो पी ए पी बी पी सी और पी डी डबल डैश सभी का वैल्यू आ जाएगा, सारे के सारे लोड जो है वो हमको मिल जाएंगे। ये पी ए आ जाएगा, पी बी डबल डैश, पी सी डबल डैश, पी डी डबल डैश, चारों फोर्स हमको मिल जाएंगे। अभी ये सी का फॉर्मूला है, उसमें हमें ऊपर मोमेंट लेना है और नीचे जितने भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लेना है। अभी हमको सारे फोर्सेस मिल गए, पी डैश भी मिल गया ए पे और पी डबल डैश भी मिल गया ए पे, वैसे ही हमको पी बी पे मिल गया, पी बी डबल डैश मिल गया, क्योंकि हमको यहाँ पे जो पी डैश मिला था वो सभी पे इक्वल है। यहाँ पर ए पे भी इक्वल है, बी पे भी इक्वल है, पी सी पे भी इक्वल है और डी पे भी इक्वल है। तो वैसे करके हमको पी सी डैश भी मिल गया, पी सी डबल डैश भी मिल गया, पी डी डैश भी मिल गया, पी डी डबल डैश मिल गया। अभी वापस से मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ चारों रिवेट्स का, और यहाँ पर ये जी पॉइंट है, तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे पी फोर्स लग रहा था और यहाँ पर पी इंटू ई मोमेंट लग रहा था। तो सभी पे पी डिवाइडेड बाई फोर जो फोर्स है, पी ए डैश, फिर पी बी डैश, पी सी डैश और पी डी डैश, ये सभी पे लग रहा है प्राइमरी। जो ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी वाले हैं वो मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर लगेंगे, ये जो डिस्टेंसेस है उससे परपेंडिकुलर लगेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सेकेंडरी बनाता हूँ ऑपोजिट टू ये पी पी ई से ऑपोजिट और परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन में लगेगा, ए पे ये डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर ये डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पर ये डायरेक्शन में लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे कम एंगल जो रहेगा ये एक एंगल है, ए का एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है, डी का एंगल है, यहाँ पे बी का एंगल कम है, सी का भी कम है। तो बी और सी पॉइंट का एंगल कम है, तो यहाँ पर दोनों फोर्स पी बी डबल डैश और पी सी डबल डैश, तो पी सी डैश और पी सी डबल डैश दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, और पी बी डबल डैश और पी बी डैश वो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो इक्वल आएगा। और पी ए डैश और पी ए डबल डैश का भी जो रिजल्टेंट आएगा वो पी डी डैश और पी डी डबल डैश का रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का इक्वल होगा। सभी का रिजल्टेंट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, पी रिजल्टेंट निकालना है तो अंडर रूट ऑफ पी डैश स्क्वायर प्लस पी डबल डैश स्क्वायर प्लस 2 पी डैश पी डबल डैश कॉस थीटा। तो जितना थीटा कम रहेगा उतना ज़्यादा रिजल्टेंट आएगा। तो बी और सी का थीटा कम है ए और डी से, तो बी और सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा फाइनल लोड रहेगा जो कि मैक्सिमम रहेगा। अभी यहाँ पर हमको टाउ मैक्स निकालना है, टाउ मैक्स निकालने के लिए जो पी रिजल्टेंट आया हमारा डिवाइडेड बाय रिविट्स का एरिया π/4 डी स्क्वायर, तो ये सी और बी में ज़्यादा लोड आएगा तो हम डायरेक्टली उनका कैलकुलेट करेंगे। तो ये एंगल मेथड से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं किस पे ज़्यादा लोड आएगा किस पे कम लोड आएगा। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा ट्रिकी है कि आपको ये इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सी फाइंड करिए, ऊपर मोमेंट का वैल्यू रख दीजिए और नीचे सारे जो भी डिस्टेंसेज है आर ए आर बी आर सी आर डी उस सबका स्क्वायर ले लीजिए।
एक बार सी फाइंड हो जाएगा तो डायरेक्टली पी ए डैश, पी बी डैश, पी सी डैश और पी डी डैश डायरेक्टली निकल जाएगा। लेकिन आपको सभी फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है। आप ये डायग्राम बनाइए, पहले तो 4 रिविट्स लीजिए और चारों रिविट्स में जो प्राइमरी आ रहा है उसको लीजिए, और फिर जो एंगल की वजह से जो परपेंडिकुलर आ रहे हैं, जैसे जैसे परपेंडिकुलर आ रहे हैं वैसे ले ले, जिसका एंगल कम रहेगा उसी का फाइंड कीजिए आप। तो वो दोनों लोड फाइंड करके रिजल्टेंट वैल्यू निकाल दीजिए और फिर टाउ मैक्सिमम फाइंड करके रिविट्स का डिज़ाइन कर दीजिए। तो ये हो गया इन प्लेन। यहाँ पे प्लेन ऑफ द रिविट जो था वो प्लेन ऑफ द लोड के पैरेलल में था, मीन्स एक ही प्लेन में थे दोनों के दोनों। अभी हम दूसरा वाला केस देखेंगे जिसमें दोनों एक प्लेन में नहीं रहेंगे। तो ये केस 2 है, वो है आउट प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। तो लोड जो लग रहा है वो आउट ऑफ प्लेन लग रहा है। जैसे ये अगर हमारा फिक्स्ड कॉलम है यहाँ पर, और यहाँ से ऐसा कुछ हमने एंगल वेल्ड कर दिया, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये हमारा कोई वॉल है, फिक्स्ड है ये। अब यहाँ से हमने कोई ऐसा एंगल वेल्ड कर दिया और इसमें हमने यहाँ पर रिविट्स लगा दिए, ऐसे रिविट्स लगा दिए। तो एग्जैक्टली तो ऐसे नहीं रहेंगे, एग्जैक्टली अगर मैं आपको दिखाऊँ कैसे रहेगा रिविट्स, जैसे यहाँ पे कोई कॉलम का फ्लैंज रहेगा ऐसे दोनों साइड में, ऊपर से देखेंगे तो ये आई सेक्शन रहेगा क्योंकि ये वेब पोर्शन रहेगा यहाँ पे, और ये उसके फ्लैंजेस जो है बाहर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम रिविट्स लगाते हैं तो ऐसा कुछ रहेगा। यहाँ पे ये रिविट्स का है, ये एक रिविट हो गया, ये दूसरा रिविट हो गया। तो यहाँ पे रिविट्स का हेड आ जाएगा, ऐसे दोनों रिविट्स लगे रहेंगे। अभी इसमें मैं नेमिंग कर देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। ये रिविट्स थोड़ा यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड हो रहा होगा, ये हो गया यहाँ तक। अभी मैं ये जो पर्टिकुलर लेंथ है इसको लेंथ ऑफ ए बोलता हूँ, और ये जो इसका सेंट्रल लाइन से रिविट से वो एल बी बोलता हूँ। अभी ये दोनों रिविट से उसको साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कुछ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और हमारा जो लोड रहेगा वो यहाँ पे हम फोर्स दे रहेंगे पी। तो ये पी को अगर मैं ये रिविट्स पे ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये जो इसका सेंटर रहेगा दोनों का, वहाँ पे ये पी लोड लग जाएगा। तो अब ये पी लोड लग गया, हमको पता है पी डैश जो रहेगा वो ये सेंटर ऑफ द रिविट है, यहाँ से ये पी लोड डाउनवर्ड लग रहा है, पी डैश रहेगा बी पे वो अपवर्ड रहेगा, यहाँ पर भी अपवर्ड रहेगा, पी ए डैश रहेगा प्राइमरी, पी बी डैश रहेगा प्राइमरी। तो पी ए डैश इक्वल टू पी बी डैश इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। वैसे ही जितने नंबर ऑफ रिविट्स रहेंगे उतने नंबर हो जाएंगे। तो प्राइमरी शेयर फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी शेयर फोर्स जो कि ये पी ए डैश और पी बी डैश से आएगा, तो हमको पता है दोनों इक्वल है, तो पी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 5/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों में सेम लगेगा, या ए लीजिए या बी लीजिए, दोनों में सेम लगेगा ये, क्योंकि दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है, दोनों का एरिया भी सेम है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी। अभी सेकेंडरी में क्या होता है कि जो रिविट्स है उस पर ये यहाँ पर ये डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है ऐसे, पी इंटू ये इसेंट्रिसिटी है यहाँ से। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने डायग्राम बनाया ऐसे ये डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है, क्योंकि पी यहाँ पर है, ये क्लॉकवाइज ऐसे मोमेंट लगा रहा है। अभी अभी अगर हम इसको एंगल को यहाँ बनाते हैं, ये एंगल है, यहाँ पर दोनों हमारे रिविट्स है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। मैं इस पोर्शन को बना रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है। आप देखिए ये डिफॉर्म होने के बाद, एक सेकेंड थोड़ा सही से बनाता हूँ, ये हमारा जो फिक्स्ड वॉल था वो है, जो हमारा एंगल है वो डिफॉर्म अगर हल्का सा भी होता है तो वो ऐसा हो जाएगा कुछ। तो थोड़ा स्केल करके बनाता हूँ ताकि साफ साफ दिखे। अभी जो ऊपर वाला रिविट है वो एक्सटेंड होके ऐसा हो जाएगा, नीचे वाला बी वाला रिविट है वो ऐसा हो जाएगा, इतना लेंथ उसका बढ़ जाएगा दोनों का। तो ये ए है ये बी है। तो यहाँ पर हमको पता है मोमेंट की वजह से पी ए डबल डैश होगा वो ज़्यादा रहेगा पी बी डबल डैश से, सेकेंडरी फोर्स। तो सेकेंडरी जो फोर्स है टेंसाइल है वो पी ए डैश में ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसका एक्सटेंशन ज़्यादा है।
तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पर हमारा बी पॉइंट है, और हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे लेंथ एल ए और एल बी। तो ये ट्रायंगल बनेगा ये एज से यहाँ पे, तो ये एज से हमने ट्रायंगल बनाया यहाँ तक। तो यहाँ पे हमको ये डिस्टेंस पता है एल बी है, ये डिस्टेंस पता है एल ए है। तो हम यहाँ पर अगर रिलेशन निकालते हैं, और यहाँ पर पी ए डबल डैश लगेगा, पी बी डबल डैश लगेगा। हम कोई भी पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी जो लोड रहेगा ना पी डबल डैश, वो प्रोपोर्शनल टू एल रहेगा। जितना ज़्यादा ये एल रहेगा उतना ज़्यादा लोड रहेगा। हमको सीधे सीधे लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है। तो यहाँ पर भी जो पहले प्रॉब्लम में हमने किया था, यहाँ पर भी कांस्टेंट इंटू एल लिख सकते हैं। और फिर मोमेंट अगर हम निकालते हैं, ये पी बी डबल डैश एल बी, ये पॉइंट में हम मोमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे, और पी ए डबल डैश एल ए माइनस पी इंटू ई, क्योंकि ये भी तो मोमेंट लग रहा है एक पी इंटू ई, तो ये माइनस करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। अभी वापस से यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है इसके, उसकी मदद से हम डिराइव करेंगे पी ए डबल डैश इक्वल टू सी इंटू एल ए, पी बी डबल डैश इक्वल टू सी इंटू एल बी। दोनों फॉर्मूला को इस यहाँ पे रख देंगे, पी ए की और पी बी डबल डैश की वैल्यू। उसके बाद हम ये जो सी है उसको फाइंड कर लेंगे। सी कुछ ऐसा आएगा, पी ई अपॉन एल ए स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर। वहाँ पे आर ए था और आर बी था, यहाँ पर एल ए एल बी हो गया। तो सेम टू सेम इक्वेशन आएगा। डायरेक्टली इसी को याद रख लीजिए कैसे फाइंड करना है सी को। और सी फाइंड करने के बाद वापस से हम ये दोनों में सी पुट करके पी और पी बी डबल डैश का फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पी ई डिवाइडेड बाई एल ए स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर इंटू एल ए हो जाएगा। तो हमको पता है पी ए डबल डैश ज़्यादा है पी बी से, तो हम डायरेक्टली पी ए डबल डैश का ही कैलकुलेट करेंगे। तो पी ए डबल डैश हमने कैलकुलेट कर लिया, और पी डैश भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ से ये डायरेक्टली टाव ही कैलकुलेट कर लिया था। तो यहाँ पर टाव कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पे ये जो है वो टेंसाइल लोड है, ठीक है। ये टेंसाइल में इसका लेंथ एक्सटेंड हो रहा है। तो डायरेक्टली हम टेंसाइल सिग्मा टी भी निकाल सकते हैं, कितना टेंसाइल आ रहा है, पी ए डबल डैश डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ये टेंसाइल लोड मिल गया। हमने टाव ऑलरेडी फाइंड किया है, पी ए डैश डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू आ गया। अभी हमको फाइनल जो कंबाइन लोडिंग में टाउ मैक्सिमम लगता है कंबाइन, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से, उसको फाइंड करेंगे अंडर रूट ऑफ सिग्मा टी डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इसमें रख देंगे, तो फाइनल टाउ मैक्सिमम आ जाएगा। और यहाँ से हम अपना जो भी थिकनेस ये वगैरह जो वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर भी हमको अगर येल्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है तो डायरेक्टली एस वाई एस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख सकते हैं, या फिर अगर टेंसाइल में दिया है तो एस वाई टी डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख देंगे। और अगर वॉन माइसिस यूज़ करने को बोला है, ये हमारा ट्रेस्का से हो गया। ट्रेस्का थियरी में हम ये डायरेक्टली एस वाई टी डिवाइड बाई 2 करते हैं, लेकिन हमको वॉन माइसिस बोल दिया है, तो टाउ मैक्सिमम को इक्वेट कर देंगे एस वाई टी डिवाइडेड बाई रूट 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये वॉन माइसिस से ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये रिविट डिज़ाइन हो जाएगा। और रिविट डिज़ाइन इस तरीके से हम कोई भी शेप या किसी भी अरेंजमेंट होता है रिविट्स का, उसका कर सकते हैं। और बोल्टेड जॉइंट्स का भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर हमने ये तो डिफाइन नहीं किया कि ये होल है, वो जो डायमीटर है वो किसका है, उस पर तो लोड सेम ही लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर बोल्टेड डिज़ाइन भी रहता तो भी एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन होता। तो रिविट्स और बोल्टेड डिज़ाइन का ये सेम टू सेम रहेगा, दोनों ही कैलकुलेशन। और कभी कभी 2 मार्क का न्यूमेरिकल ये कंसेप्ट से आ जाता है। और आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सीधे सीधे दिख जाएगा कि अगर पी लोड आ रहा है तो चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर 6 बोल्ट है तो 6 में इक्वली हो जाएगा, तो पी ए डैश तो तुरंत ही निकल जाएगा। दूसरा रहा पी डबल डैश को, तो पी डबल डैश को निकालने के लिए आपको डायरेक्टली सी का वैल्यू फाइंड करना है। और सी का वैल्यू फाइंड के आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, जिसमें आप सारे लोड्स का डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, और सारे लोड्स जो है उसका डायरेक्शन डिफाइन करके उसमें जो एंगल है सबसे कम एंगल वाला लेके उसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, फिर टाउ मैक्स फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्दर कंसेप्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।